नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जब राहें जुदा ही हो गई तो फिक्र क्या और ख्याल क्या। इश्किया नहीं, ये खालिस सियासत की लाइनें हैं। मन वचन कर्म से बीजेपी के हो गए सिंधिया को लेकर परेशान हाल कांग्रेस और दिग्विजय की सियासी सेहत को लेकर फिक्रमंद हुई बीजेपी की बयानी है ये। असल में आज बीजेपी ने भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इन स्टार प्रचारकों की सूची में एक भी सिंधिया समर्थक को जगह नहीं मिली। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सूची में 10वें नंबर पर था। सिंधिया 10वें नंबर पर क्यों, इस पर सवाल के साथ हैरानी जताएं आप। उससे ज्यादा हैरत की बात यह कि सिंधिया को लेकर यह सहानुभूति सवाल के खोल में कांग्रेस की तरफ से आई। बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रही थी, लेकिन पार्टी की बड़ी चिंता दिग्विजय सिंह को लेकर कि आखिर उन्हें कांग्रेस की जनसभाओं में जगह क्यों नहीं दी जा रही। आज अशोकनगर में कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का चुन्नू मुन्नू के नाम से नया नामकरण भी कर दिया। खैर, मुद्दे की बात यह है कि राजनीति में शेख अपनी अपनी देख, यह कायदा कब आएगा। क्या इस बहाने कांग्रेस सिंधिया को कुरेद रही है कि यहां क्या रुतबा था, वहां देखो क्या हाल हो गए। और दिग्विजय सिंह के मामले में बीजेपी की कोशिश किसी नई रंजिश को हवा देने की है। अब ऐसे में सवाल ये कि ये सहानुभूति है या सियासत। और सवाल उठे हैं कि कांग्रेस को सिंधिया, बीजेपी को दिग्गी की चिंता क्यों। तो मांगेंगे कैफियत और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अट्ठाईस सीटों पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची है ये। आप नंबर 1 से पढ़ रहे होंगे इसे, लेकिन कांग्रेस की निगाह सूची में सीधे 10वें नंबर पर गई। इस सवाल के साथ कि कांग्रेस में जो पार्टी का चेहरा होते थे, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनका स्थान 10वें पर क्यों है। सहानुभूति भी तंज के अंदाज में आई कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है। जिस सितारे को बड़े ढूंढ के लाए और जिसके माध्यम से सरकार गिराई और जिसका बार बार जो है सजदा करके एहसान मध्य प्रदेश की भाजपा और मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि जे ना होते तो सरकार न बनती, उन सिंधिया को भी 10वें 15वें नंबर पर डाल रखा है स्टार समाज की प्रचारकों की सूची में। इससे लगता है कि जो आभा मंडल है सिंधिया का, वो लगभग मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है। इधर बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये कि आखिर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को इतना फुर्सत में क्यों ला दिया है। क्यों जनसभाओं में दिग्विजय के लिए नो एंट्री है। आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। चाहे कि अब कोई आम सभाओं में तो बुला नहीं रहा, तो ट्वीट ही करते हैं। दिग्विजय सिंह जी चुनाव प्रचार करें ना करें, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भैया। अपना घर देखो। अब ये तो 7 तारीख बताएगी कि कौन को जीत मिलती है, कौन को हार मिलती है। एक भी सीट पे खाता नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए बौखलाए हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी बयानों के साथ नामकरण के लिए सुर्खियों में आ रहे इस उपचुनाव में आज राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी एंट्री ले ली है। बोले मैंने सरकार को बोल दिया है कि यदि कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अहंकार में बैठे चुन्नू मियाँ, उनने मुन्नू मियाँ से राय ली। मुन्नू ने बोला हाँ बोल तो सड़क पे आ जाए। मैंने देखा कमलनाथ जी की सभा हो रही है 200 लोग, दिग्विजय सिंह की सभा हो रही है 300 लोग, सिंधिया जी की सभा हो रही है 1500 लोग, 2000 लोग। ये दोनों चुन्नू मुन्नू ने क्या किया, एक वचन पत्र बनाया। तो इस चुनावी चिंता में बड़ा मलहरा सीट का भी जिक्र जरूरी। पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, यानी कई घाट का पानी पीकर अब यहां से पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह बीएसपी से उम्मीदवार बने हैं। क्या बीएसपी के इस दांव से इस सीट पर कांग्रेस के भगवा कार्ड पर असर होगा। बाकी 28 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस को सिंधिया की चिंता है और बीजेपी को दिग्विजय सिंह की क्यों है। जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अभी 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेंद्र जी का स्वागत। और दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, बड़े ऊर्जावान और विद्वान प्रवक्ता हैं बीजेपी के।
आशीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं भूपेन जी से। भूपेन जी, सिंधिया जी जब तक साथ थे तभी कहा जा रहा है उन्हीं के द्वारा, तब आप लोगों ने फिक्र नहीं की, अब दुबले हुए जा रहे हो आप उनके मान सम्मान को लेकर। देखिए, दुबले उबले नहीं हो रहे हैं और ना हम बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक इसको मुद्दा बनाकर उन्होंने जो है धोखा किया था हमारी पार्टी के साथ कि उनका पार्टी में सम्मान नहीं हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का सम्मान हो रहा है ये अपने आप विषय बनेगा, क्योंकि उन वो सम्मान की तलाश में ही निकले थे। अगर इसको वो सम्मान समझ के जो है निकले हुए हैं तो ये तो सवाल बनेगा ना, ये जनता के बीच में भी ये सवाल है, ये अकेला कांग्रेस पार्टी में सवाल नहीं है, जो तो राजनीतिक दलों में तो सवाल ये बनेगा ही। ये तो जनता सवाल पूछ रही है कि महाराज की जई गए तो हन थी तो काय को गए, तो ये अब जो है ये बात तो जनता कह रही है, तो जनता के बीच के जो सवाल हैं वो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, आशीष अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, ये ठीक से सम्मान नहीं कर रहे हो भाई आप लोग सिंधिया जी का, कांग्रेस दुखी है उस बात को लेकर। देखिए प्रवीण जी, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि लोग बिना अध्ययन किए, बिना समझे हुए टीका टिप्पणी करने लगते हैं। अगर उस पूरी सूची पर ही अगर नजर डाल ली होती तो उसमें समझ आता कि उसमें क्रम के कोई मायने नहीं है, क्योंकि आदरणीय सिंधिया जी के बाद जिन लोगों के नाम हैं वो अपने आप में वरिष्ठता लिए हुए हैं। आदरणीय राकेश सिंह जी, नंद कुमार सिंह चौहान, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और वर्तमान के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल उस क्रम में, उस लिस्ट में सिंधिया जी के बाद हैं। तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि उसका वरिष्ठता से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति कांग्रेसी समझ भी नहीं सकते, क्योंकि संगठन इनके यहां है नहीं, खेमों में बटे हुए दल हैं, तो अपनी नजर से छिद्रान्वेषण करते हुए नजर आते हैं। और जब आते हैं तो मुझे वो शेर याद आता है कि अपने किरदार पर डाल के पर्दा वो कहते हैं कि जमाना खराब है। अरे लोग ये नहीं बता पा रहे कि दिग्विजय सिंह कहां गायब है, वो ये नहीं बता पा रहे कि उनके नए झूठे वचन पत्र में राहुल गांधी क्यों नदारद है, वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। दूसरा विषय, हम क्यों दिग्विजय सिंह जी को याद करते हैं। प्रवीण जी देखिए, बड़ा स्पष्ट है, व्यक्ति को अपनी गलतियां जरूर याद रखनी चाहिए, अन्यथा वो दोबारा उन गलतियों को दोहराएगा। तो मिस्टर बंटाधार का वो लालटेन युग जहां चारों ओर अंधेरा था और चौकीदार लुटेरा था, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को याद रहे। इसलिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या उनके नाम से, वो तो कब चले गए, 2003 से ही याद रहे। नहीं ठीक है ना, लेकिन उनकी परछाई इस 15 माह की कमलनाथ सरकार पर भी पड़ी रही। उद्योगपति कमलनाथ जी ने उन्हीं के मार्गदर्शन में काम किया और सरकार जाने के बाद स्वयं स्वीकारा कि उनकी सरकार दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए धोखे से गिरी। ठीक है, तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी का जब नाम याद आएगा तो उस युग को याद करने के लिए आएगा। और सिंधिया जी पे टीका टिप्पणी गलत है, निराधार है। कायदे के साथ भूपेन जी का रुख कर लेते हैं। भूपेन जी, ये जानबूझ के, जितना मैं समझ पा रहा हूं और जो सियासत को समझने वाले लोग हैं वो समझ पा रहे हैं, और शायद आप भी समझ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें पर्दे के पीछे रखा, ये दिग्विजय सिंह जी को फ्रंट पे लाना चाहते हैं ताकि उनके कार्यकाल को दोहरा के लोगों का जो सहानुभूति है वो बटोरी जा सके। भूपेन जी, ये कोई बेवकूफ आदमी हो सकता है जो बहेलिए के चिड़िया उड़ को समझे ना। ये समझदार लोगों की पार्टी है और 135 साल से इनके षड्यंत्र को देखती चली आ रही है, और इनके जो है मतलब ये मान रहे हैं आप लोग के योजना के तहत उनको पीछे किया है। सुनिए मेरी बात पीछे नहीं है, वो काम कर रहे हैं, सजग रूप से काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी काम कर रहे थे, वो इसी तरह काम कर रहे थे। इनका पेट दर्द कर रहा था, ये तो कई बार इनको लूज मोशन लग रहे थे, अभी भी ये उसी हालात में है। ये जो है, ये आप कल्पना करिए कि जब हम चुनाव मैदान में उतर रहे थे तो ये कैसे जो है ये रुदालियां रो रही थी कि वो तो दिख ही नहीं रहे साहब, कहाँ गए साहब, कांग्रेस के पास तो कुछ बचा नहीं साहब, प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे साहब, 2 आदमी तो है नहीं है। जब हजारों की भीड़ टूट पड़ी तो अब जो है प्रतिबंध लगाते फिर रहे हैं, रोज जो है नई नई गाइडलाइन निकालनी पड़ रही हैं। और जब जो है प्रत्याशियों की इनसे पहले सूची आ गई तो रुदालियों के आंसू, ये किराए के रोने वाले लोग हैं और वही काम ये सदा करते रहते हैं। अब ये हालात ये है, हमारी रणनीति क्या है
हमने कौन सा काम किसको सौंप रखा है? भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करती है कि लोग इनसे पूछ कर अपनी जो है पार्टियों में तय करेंगे। इससे ज्यादा जो है विवेकहीनता कुछ हो नहीं सकती। और ये इसी तरह रोते हैं। अभी 5 मिनट पहले ये तीसरे मेहमान आऊंगा सर, बहुत पर्याप्त वक्त दिया, फिर आऊंगा, अभी और भी वक्त है। तीसरे मेहमान की उपस्थिति को महसूस कर लें। सतीश एलिया बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है, थोड़ा देर से जुड़े, दुरुस्त जुड़ेंगे मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं जानता हूं उन्हें। सतीश जी, ये जो दोनों तरफ से जो दोनों दुबले हुए जा रहे हैं एक दूसरे की चिंता में, कांग्रेस चिंतित है कि सिंधिया जी का सम्मान नहीं हो रहा बीजेपी में, ये चिंतित हैं कि दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं आ रहे सामने, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो जिन हालात में ये चुनाव हो रहा है वो आप, हम और पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद वो बीजेपी में गए और तमाम पूरा घटनाक्रम हुआ और सरकार पलट गई। तो सिंधिया जी जिस सम्मान की बात को कह के वो गए थे, तो कांग्रेस कोई मौका सिंधिया जी को घेरने का नहीं छोड़ना चाह रही है। और खासकर सिंधिया जी के टर्फ पर बड़ा मुकाबला है, ज़्यादा सीटें उपचुनाव की सिंधिया जी के का जो पारंपरिक मैदान है वही है। तो जाहिर बात है कि वो सिंधिया जी को जितना कोशिश बनेगी कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह की जो भूमिका थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, और निश्चित रूप से उनकी एक बड़ी भूमिका थी और उसी की वजह से कहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन हालात अब 2018 के जो विधानसभा के चुनाव थे वही नहीं थमे हैं, हालात बदल चुके हैं। दिग्विजय सिंह की भी भूमिका बदल चुकी है। 2018 के चुनाव के बाद 2019 में वो एक लोकसभा का चुनाव भोपाल से हार चुके हैं। अलबत्ता कांग्रेस का जो हाईकमान है उस वहाँ राज्यसभा में भी वो गए और एक उनके पास राष्ट्रीय स्तर का पद भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वो दिग्विजय सिंह नहीं है जो 2018 में थे, जो समन्वय की भूमिका निभा रहे थे? सिंधिया जी भी उस समय साथ थे, अब सिंधिया साथ नहीं है। तो ये 2018 वाली कांग्रेस अब नहीं है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी 2018 वाली नहीं है, क्योंकि उस चुनाव में सिंधिया को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते रहे थे। तो अब दोनों की भूमिकाएं बदल गई हैं और अब मतदाता की बारी है। एक बार आशीष जी का रुख कर लेता हूं, आऊंगा सतीश जी आपके पास फिर से, एक बार आशीष अग्रवाल का रुख कर लेता हूं। जो सतीश जी के पास जाने से पहले भूपेंद्र जी ने कहा वही सवाल लेके चलता हूं। आशीष जी, रुदाली हो आप लोग कह रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, कुछ भी देख के रोना शुरू कर देते हो। प्रवीण जी, देखिए, हम तो आनंद से फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि रोज एक फुल टॉस हमें कांग्रेस देती है जिसपे हम छक्का मारने के लिए तैयार रहते हैं और जनता तालियां बजा रही है। अब आज देखिए, मैं भी पुरुषोत्तम, अब कितना ही निर्लजता पूर्वक ये कैंपेन चला रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान श्री राम का ये अनादर है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा तो इस युग में कोई हो ही नहीं सकता, और कांग्रेसी तो छोड़ ही दें। दूसरा, जो लोग कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, हिंदू को आतंकवादी बताते थे, आज उनके नाम पे कैंपेन चला रहे हैं। अरे ये अपने आप को आईने में भी कैसे देखते होंगे? मैं तो कांग्रेसियों से कहता हूं कि ये लोग तो छल कपट और पाखंड में निपुण हैं। ये जो कैंपेन चलाएं उसका नाम होना चाहिए मैं भी छलोत्तम, तो मैं भी कपटोत्तम, और मैं भी पाखंडोत्तम। जवाब में खुद को भगवान तो कहेंगे ही नहीं, तो ये भगवान कहना बौद्धिक दिवालियापन है, आध्यात्मिक दिवालियापन है। अरे कुछ तो ऐसा चलाएं जो जनता को समझ आए। मैंने बताया, इनकी तो जो मूल स्वभाव है वो छल कपट और पाखंड का है। कोई ऐसा बचा नहीं जिसे कमलनाथ ने छला नहीं। और अब ये उद्योगपति कमलनाथ जिस तरह का कैंपेन चला रहे हैं उस तरीके से हमारे आध्यात्मिक भूपेंद्र गुप्ता जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और भूपेंद्र जी मान कर रहे हैं। भूपेंद्र जी वो बहुत मगन है, वो आप उनको रुदाली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत मगन है, मस्त हैं हम लोग, उल्लास से परिपूर्ण। मगन नहीं होते तो ऐसी जो है विवेकहीनता की बात थोड़ी करते। जो लोग भारत में एक दाढ़ी वाले बाबा का भगवान विष्णु के रूप में अवतार कर चुके हैं, उन्हें भगवान राम से कितनी परहेज हो रही है। अभी देख रहे हैं आपके ये जो चिकने घड़े हैं भारत के अंदर, इन चिकने घड़ों ने भारत की राजनीति का सत्यानाश बिठाया, लोकतंत्र का सत्यानाश बिठा दिया। इन पर कोई भी पानी ठहरता नहीं है। ये भगवान विष्णु का अवतार कर चुके हैं वो दाढ़ी वाले बाबा के रूप में, और ये हनुमान जी की जातियां बता चुके हैं। ये इतनी श्रद्धा है इनकी भगवान में, इतनी आस्था है इनकी। ये जो है ये पाखंड का ये दौर और आडंबर आपने देखा ही नहीं होगा कि सुबह जो है भगवान की माला जप के फोटो खिंचवानी है और शाम को जो है टुल्लो होकर वहां पर मंदिर में बैठना है। ये जो काम करने वाले लोग हैं
वो लोग राजनीति में ये नए नए प्रतिमान रोज गढ़ते हैं। कांग्रेस को इसकी फिक्र नहीं है कि आप उन्हें कौन सी उपमाएं देते हो, क्या नहीं देते हो, और वो कोई कांग्रेस का ऑफिशियल अभियान भी नहीं है। किसी कार्यकर्ता ने क्या किया उसको लेके इनने डांस करना चालू कर दिया। ये दूसरों की बारात में इसी तरह घुसकर नाचते हो, बाद में जो है दूल्हा कहीं और निकल जाता है। अभी इनने अपने दूल्हे तक को सवार नहीं किया अपने रथ पे। जिस दूल्हे के नाम पर ये मटक रहे थे और जिस दूल्हे की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस निपट गई, कांग्रेस निपट गई, उस दूल्हे को उतार दिया इनने अपने रथ पर से। ये इनके हालात हैं। और ये ढोंगी इतने जोर जोर से चिल्ला के बात करेंगे कि जैसे इनने जो है महाफतेह कर ली। महा से छोटा तो इनके यहाँ होते ही नहीं है। महाविजय, महाकूच, महाफतेह, महाफलाना, उससे छोटा लोटा नहीं है इनके पास। और ये उसी लोटे में पानी भर भर के दौड़ते रहते हैं। तो ये जो समस्या है ये इनकी जो है डीएनए की समस्या, उसमें कांग्रेस को कोई दखल नहीं करना। और शब्द चयन बहुत अच्छा होता है, भूपेंद्र जी का वाक्य विन्यास बहुत अच्छा होता है, और एक तरह से लेकिन जल्दी से बात पूरी कर लेंगे। सतीश जी का रुख करूंगा फिर भूपेंद्र जल्दी से। हाँ कि आप इन ज्ञानियों से इतनी चर्चा जरूर करें कि 2018 में जब इन्होंने अपना जो है घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 10 लाख नौकरियां हर साल देने का इनने वादा किया था। आज 6 महीने इनकी सरकार को हो गए, इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी। इन्होंने वादा किया था कि ये हर बच्ची को स्कूटी देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन का खर्चा जो है सरकार उठाएगी। अभी फिर आऊंगा, वक्त है हमारे पास। बहुत देर से सतीश जी के पास नहीं गया, सतीश जी के पास नहीं गया, वो देर से जुड़े भी हमारे साथ। सतीश जी, हम लगभग अपनी रोज की डिबेट में एक बात जरूर कर रहे हैं, आपसे भी जरूर करूंगा। आपका बहुत लंबा अनुभव हो गया सियासत को देखने समझने का, कि जो भाषाई मर्यादा इस बार टूटी, इस हद तक मैंने कतई नहीं देखी। आप मुझसे सीनियर हैं, आपने अगर देखी हो तो बताएं। दोनों ही तरफ से जो हो रहे हैं बयान और दावे, खासतौर पर खुद के लिए भी और सामने वाले पर आरोप की शक्ल में भी। सतीश जी, देखिए, भाषा की मर्यादा तो पिछले कई दिनों से राजनीतिक दल और यहां तक कि मीडिया, जो टीवी मीडिया है, उसमें हम देख रहे हैं लगातार भाषा की मर्यादा एक चिंता का विषय है। मतलब समाज के लिए भी एक चिंता का विषय है। भाषा की मर्यादा नहीं रखी जा रही है। खासकर राजनीति में एक दौर वो था, अपने विरोधी के प्रति भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और मेरा मानना व्यक्तिगत तौर पे यह है कि आपके पास अगर भाषा समृद्ध है तो अच्छे शब्दों में भी आप अपने विरोधी को ऐसा जवाब दे सकते हैं कि वो निरुत्तर हो जाए। इस चुनाव की जहां तक बात है, उपचुनाव की, तो अभी भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो एक घोषणा पत्र की जो बात है, आप परफॉर्मेंस पे बात करिए। चुनावी घोषणा पत्र 2000, चूंकि उपचुनाव है तो 2018 का जो कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उन्होंने 1.5 साल में क्या किया, 15 महीनों में क्या किया, और इनकी जो मार्च से अभी तक की सरकार बनी है, क्या घोषणा पत्रों पे अमल की क्या स्थिति है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। और जनता की तरफ से भी सवाल आनी चाहिए और पत्रकारों को भी पूछना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भाषा का संयम निश्चित रूप से बरता जाना चाहिए। क्योंकि एक शेर है कि हमने जो भी गाली दी बच्चों की जुबान तक पहुंची, आपके शहर में तालीम कहां तक पहुंची। तो हम जो भाषा बोलते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो भाषा बोलते हैं, वो जनमानस में भी वो भाषा जाती है। इसलिए भाषा का प्रयोग अच्छा होना चाहिए। तल्खी जरूरी नहीं है कि गलत शब्दों का प्रयोग से की जाए। ठीक बात, बहुत बड़ी बात करें सतीश से भी हो और जवाब भी मांगे जाएं। ठीक बात। एक बार आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, दो चीजें लगातार जो बयान आ रहे हैं। आज का जो नया शब्द आपने अभी खुद का, आपकी बात को ही लेके आ रहा हूं, आपने कहा कि हम तो बहुत गदगद हैं, हमको डेली एक मुद्दा जो है वो मिल जाता है। आज जो कैलाश विजयवर्गीय जी का जो उनके शब्दकोश से जो एक नया शब्द निकला, वो चुन्नू मुन्नू था। उन्होंने कहा कि भाई ये चुन्नू मुन्नू दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए उन्होंने कहा, ये भी एक जो मसला है वो। और दूसरा, नरोत्तम मिश्रा आपके गृह मंत्री है, वो कह रहे हैं कि साहब आदमी इतनी फुर्सत में कैसे रह लेता है, वो दिग्विजय सिंह जी के लिए कह रहे हैं। तो क्यों ये सब चिंता जो है दूसरे दल की, और दूसरी बात नामकरण की? देखिए, सबसे पहले तो चुन्नू मुन्नू और क्यों इतनी फुर्सत में रह लेते हो, ये कोई डेरोगेटरी शब्द तो नहीं है। अगर इस तरीके से हम अगर कांग्रेसी नेताओं के भी अगर बयानों को लेंगे तो 1000 बातें होंगी। नामकरण, और कांग्रेसी बात चल रही है। जब गांव ठीक है,
और जब कांग्रेसी नेता गरीबों को नंगा भूखा कह लें तो वो तो पराकाष्ठा हो जाती है। तो ये तो जनता में रोचकता पैदा करने वाले, एक उनकी नीरसता को हटाने वाली बातें हैं। इसमें डेरोगेटरी शब्द नहीं है, चुन्नू मुन्नू से कोई जातिवादक नहीं है, कोई आर्थिक उसकी स्थिति का पता नहीं चलता। एक बात देखिए, मैं सतीश एलिया जी की बात का बहुत स्वागत करता हूं सर, लेकिन है तो दोनों तरफ से, केवल आपसे नहीं, मैं तो दोनों तरफ से कह रहा हूं। सतीश एलिया जी की मैं एक बात का स्वागत करता हूं प्रवीण जी, कि विषय जनता से जुड़े हुए विकास के होने चाहिए। आपने अपने घोषणा पत्र को कितना पालन किया और विरोधी ने कितना नहीं किया, जनता के बीच यही एक प्रासंगिक विषय होना चाहिए। परंतु जिन लोगों की कोर कॉम्पिटेंसी ये नहीं है, वो तो इस विषय से हटाएंगे जिसका नाम कांग्रेस है। अब जैसे भूपेंद्र गुप्ता जी इतनी बार बोल रहे थे स्टैंड अप कॉमेडियन की भांति, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान करता हूं, हाथ जोड़ के बताएं, लेकिन उसमें कंटेंट कहां था? तो मुझे वो शेर याद आता है कि सांप सभ्य तो हुए नहीं तुम्हें गांव में बसना कहां से आया, अच्छे भले लोगों में रहते हो, डसना कहां से आया। तो ये बात कर रहे थे कि सुबह काम करते रात में टुन्न हो जाते हो। तो कौन नशेड़ी है, कौन अफीमची है, कौन अफीमची है, ये तो इनके नेता राहुल गांधी है, पूरे देश जानता है। तो कंटेंट पे बात करें, विकास के विषयों पे बात करें। बाद बाकी 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो राजनीति में होती थी उसको हटाया है। हमने अपने घोषणा पत्र को अक्षरशः पालन करने का एक जो वचन निभाया है, वो आप केंद्र सरकार में देख लें। 70 साल में जो नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया, चाहे वो धारा 370 हो। ठीक है, भूपेंद्र जी का जवाब ले लेता हूं, पूरा वक्त दिया आपको, भूपेंद्र जी का जवाब ले लेता हूं। भूपेंद्र जी, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आपकी तरफ ज्यादा है, ये भाव जो है वो निकल के आ रहा है आशीष जी की बात से। देखिए, जो व्यक्ति अभी हमने इनके घोषणा पत्र पर चर्चा की, जो व्यक्ति उसका जवाब नहीं दे पा रहा है और वो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की बात करता है, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। ये जो शेर व शायरी सुनाने वाले लोग हैं, इस प्रदेश का जो गृह मंत्री है वो 24 घंटे शेर सुनाता रहता है, उससे ज्यादा फुर्सतिया कौन है आज मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में बच्चियों की अस्मत लूटी जा रही है, आज मध्य प्रदेश में डाके डल रहे हैं, और वो शेर व शायरी सुनाता है रोज सवेरे से 2 शेर नाश्ते में, 2 शेर लंच में। तो ये जो फुर्सतिये लोग हैं, ये दूसरों को जब फुर्सतिया बोलते हैं तो इन्हें आईने का भी ख्याल नहीं आता कि साहब जो है पड़ोस से गुजरते में आईना देखेगा तो क्या कहेगा। ये जो इसको ही आडंबर कहते हैं, ये जो दो मुहापन है, ये जो ड्युअलिटी है, इसी को तो हम कहते हैं पाखंड, यही तो आडंबर है। और ये इनको अपने कैरेक्टर में दिखाई नहीं पड़ती है चारों तरफ से। हमने इनसे सवाल वही किए थे जो इनके वचन पत्र से संबंधित जो इन्होंने घोषणाएं की थी, उसमें मैं तो अभी 20 घोषणाएं गिना दूंगा, इनकी हवा खराब हो जाएगी। लेकिन जो इनने ये पकड़ लिया, हमने कहा कि विष्णु का अवतार तुमने पैदा किया, अभी हम पर आक्षेप कर रहे थे, तो उसका जवाब तो दो जनता को कि आपने क्यों उन्हें भगवान विष्णु बना दिया। इस बात का जवाब देना चाहिए जनता को। ये जो गोल बदलते 5-5 मिनट में, इधर से उधर, इधर से उधर, एक फटी हुई कविता सुना दी, एक जो है सड़ा हुआ शेर सुना दिया, और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जनता को प्रभावित कर लिया। जनता प्रभावित तब होगी जब इस बात का जवाब दोगे कि आपने 5 करोड़। सतीश जी के पास जाऊंगा, वक्त बिल्कुल फिसल ही गया हमारे हाथ से लगभग। सतीश जी से एक छोटा रिमार्क चाहूंगा, क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा सतीश जी से। सतीश जी, जनता सुन रही होगी, गदगद हो रही होगी, मुस्कुराती भी होगी हमारी आपकी तरह ये सब बयानबाजी सुन के, लेकिन क्या वोट करेगी इसी मसले पर? वोट तो मुद्दों पर ही करेगी ना। निश्चित ही जनता मुद्दे पर वोट करेगी। और एक चीज और भी है, आपने देखा होगा, जनता को आनंद आता है मजमेबाजी में। वो जो मजमा लगता है, लोग बोलते हैं, आपस में बहस करते हैं, जनता उसमें रस लेती है, लेकिन वो फैसला वही करती है जो उसको करना होता है, और वो निश्चित रूप से मुद्दे पर होती है। या तो वो करंट का मुद्दा होता है या वो लंबे समय से चलने वाला मुद्दा होता है। तो निश्चित रूप से किसान मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और वादा खिलाफी एक मुद्दा है। इस तरफ का हो या उस तरफ का हो, जनता मुद्दे पर ही वोट करेगी। आप देख लीजिएगा प्रवीण जी। अच्छा, ये जो बयान है, ये बयान आप मानस तक जाते होंगे, आपको लगता है जल्दी से बहुत छोटा? नहीं, जाते तो हैं लोगों तक, लेकिन वो एक हास परिहास के रूप में कही गई बात को वो हास परिहास में ही जनता लेती होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात, हास परिहास में ही जनता लेती। माफ कीजिए, रोकूंगा सतीश जी को, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात सतीश जी कह रहे हैं उसी बात से खत्म करूंगा कि सुनिए और देखिए, मजे लीजिए, हास परिहास में भी लीजिए मजे, लेकिन तय उसी को करिएगा जिस भी पार्टी का नेता आप चुने,
ये देखें कि वो कितना सक्षम है, आपके लिए क्या कर सकता है। और एक और बात जाते जाते, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि वोट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ही वोट इन्हें नेता बनाता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।